4 मई 2026 बंगाल की सियासत का वो दिन जिसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सरहद पार भी सुनाई दे रही है। 15 साल पुराने सत्ता के किले को ढाकर बीजेपी ने बंगाल में जो 206 सीटों वाली ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और पाकिस्तान की मीडिया में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है। आखिर क्यों भारत के इस महापरिवर्तन से विदेशी अखबारों में खलबली मची है? क्या घुसपैठ और CAA को लेकर अब बॉर्डर पर कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? आज हम इसी ऐतिहासिक जीत के सरहद पार वाले असर का पूरा सच डिकोड करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत के राजनीतिक इतिहास में पश्चिम बंगाल हमेशा से एक बेहद अहम और निर्णायक राज्य रहा है। आजादी के बाद से लेकर अब तक बंगाल ने हमेशा अपने लिए एक अलग राजनीतिक रास्ता चुना है। पहले कई दशकों तक वामपंथियों का शासन रहा और फिर साल 2011 में ममता बनर्जी ने एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाते हुए सत्ता की कमान संभाली। पिछले 15 सालों से बंगाल की राजनीति का मतलब ही तृणमूल कांग्रेस बन चुका था। लेकिन 4 मई 2026 को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो राजनीतिक पंडितों से लेकर आम जनता तक सब हैरान रह गए। भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटों के विशाल और स्पष्ट बहुमत के साथ राज्य में अपनी पहली सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया। वहीं 15 साल तक अजेय रहने वाली ममता बनर्जी की पार्टी मात्र 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, यह एक वैचारिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है। और जब इतने बड़े और संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में सत्ता का इतना बड़ा परिवर्तन होता है तो उसकी लहरें सिर्फ राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं रहती बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स को भी पार कर जाती हैं। यही वजह है कि आज भारत से लेकर ढाका और इस्लामाबाद तक के न्यूज रूम्स में सिर्फ एक ही चर्चा है, बंगाल का नया बॉस। ये समझने के लिए कि ढाका, बांग्लादेश की राजधानी, में बंगाल के चुनाव परिणामों को इतनी गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है, हमें सबसे पहले भूगोल और इतिहास को समझना होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 2216 किलोमीटर सिर्फ पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरता है। बंगाल के कई जिले जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना सीधे तौर पर बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। दोनों तरफ के लोगों का रहन सहन, भाषा, बंगाली संस्कृति और कई हद तक खान पान बिल्कुल एक जैसा है। जब सीमा के दोनों तरफ इतनी गहरी समानताएं होती हैं तो राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव का आर पार होना बहुत स्वाभाविक है। पिछले कई सालों से बंगाल की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कई मुद्दों पर वैचारिक मतभेद थे, लेकिन अब राज्य और केंद्र दोनों जगह एक ही विचार वाली सरकार, जिसे राजनीतिक भाषा में डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, होने से सीमा प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में एक नया और बहुत ही कड़ा रुख देखने को मिल सकता है। यही वह बात है जिसे लेकर बांग्लादेश के थिंक टैंक और नीतिकार गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। जैसे ही नतीजे स्पष्ट हुए, बांग्लादेश के सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबारों में से एक द डेली स्टार ने इसे अपनी मुख्य खबर बनाया। उन्होंने इसे सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा शिफ्ट करार दिया। द डेली स्टार ने अपने संपादकीय में लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल में जो शानदार चुनावी जीत हासिल की है, उससे पूरे देश में सत्ता पर उनकी पकड़ अभूतपूर्व रूप से मजबूत हो गई है। अखबार ने इस बात पर खास जोर दिया कि यह जीत प्रधानमंत्री मोदी के अब तक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्वी भारत, विशेषकर बंगाल, दशकों से बीजेपी की पहुंच से बाहर माना जाता था। यह जीत पूर्वी भारत में पार्टी की सत्ता से दूर रहने की लंबी यात्रा का अंतिम मुकाम है। बांग्लादेशी मीडिया इस बात को बखूबी समझता है कि अब दिल्ली की नीतियां बिना किसी राज्य स्तरीय राजनीतिक टकराव के सीधे बंगाल के बॉर्डर तक लागू होंगी। अखबारों की यह बेचैनी किसी दुश्मनी की वजह से नहीं है बल्कि कूटनीतिक समीकरणों के रातों रात बदल जाने की वजह से है। ढाका अब इस बात का आकलन कर रहा है कि नई राज्य सरकार के साथ व्यापार, जल बंटवारे और सुरक्षा के मुद्दों पर कैसे बातचीत की जाएगी। बंगाल चुनाव में जो सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा गूंजता रहा वह था अवैध घुसपैठ। ये कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है कि पिछले कई दशकों से खुली और जटिल भौगोलिक सीमाओं जैसे नदियां, जंगल और दलदली इलाके का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में लोग सीमा पार करके भारत में दाखिल होते रहे हैं। ये सिर्फ एक जनसांख्यिकीय मुद्दा नहीं है बल्कि सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य के आर्थिक संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ का भी मामला है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी का मुख्य एजेंडा यही था कि सीमा को पूरी तरह से सील किया जाएगा और जो लोग अवैध तरीके से राज्य में प्रवेश कर चुके हैं उनकी पहचान करके कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे।
अब जब राज्य में नई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है, तो यह तय माना जा रहा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को राज्य पुलिस का पूरा सहयोग मिलेगा। जो सुरक्षा एजेंसियां पहले केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक रस्साकशी का शिकार हो जाती थीं, वे अब और अधिक स्वतंत्रता और सख्ती के साथ सीमा की सुरक्षा कर सकेंगी। बांग्लादेश की चिंता का एक बड़ा कारण यह भी है कि यदि भारत बड़े पैमाने पर पहचान अभियान चलाता है और अवैध निवासियों को वापस भेजने की कानूनी प्रक्रिया शुरू करता है, तो इसका दबाव सीधे ढाका पर पड़ेगा। किसी भी विकासशील देश के लिए अचानक से बड़ी आबादी का भार संभालना आर्थिक और सामाजिक रूप से एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। इसलिए सीमा पार इस नई और सख्त जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। अवैध घुसपैठ के साथ साथ जिस दूसरे सबसे बड़े मुद्दे ने इस चुनाव की दिशा तय की, वह है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस कानून का सीधा उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए उन अल्पसंख्यक शरणार्थियों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता देना है, जिन्हें उनके मूल देशों में धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था। बंगाल में विशेष रूप से मतुआ समुदाय और अन्य शरणार्थी वर्गों के लिए यह एक जीवनदायिनी कानून के रूप में देखा गया। हालांकि इस कानून को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर पड़ोसी देशों में, कई बार भ्रांतियां पैदा हुई हैं। बांग्लादेश में भी कुछ हलकों में इसे लेकर सवाल उठे थे, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा कूटनीतिक स्तर पर यह स्पष्ट किया है कि CAA नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का नहीं। यह भारत का एक आंतरिक विधायी कदम है, जिसका उद्देश्य उन लोगों को सम्मानजनक जीवन देना है जो दशकों से बिना किसी पहचान के जी रहे हैं। अब बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद इस कानून के जमीनी स्तर पर पूरी गति से लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। बांग्लादेशी मीडिया और वहां के नीतिकार इस बात पर नजर गड़ाए हुए हैं कि CAA के लागू होने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक ताने बाने में क्या बदलाव आता है। यह एक बहुत ही संवेदनशील कानूनी और मानवीय प्रक्रिया है, जिसे भारत बहुत ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ा रहा है। ढाका को यह स्पष्ट संदेश जा चुका है कि भारत अपने आंतरिक सुरक्षा और नागरिकता के मामलों में कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन साथ ही एक पड़ोसी के तौर पर वह द्विपक्षीय संबंधों की गरिमा भी बनाए रखेगा। अब बात करते हैं भारत के पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान की। आप सोच रहे होंगे कि बंगाल तो पूर्वी सीमा पर है, फिर पाकिस्तान की मीडिया या वहां की सत्ता के गलियारों में बंगाल चुनाव को लेकर इतनी खलबली क्यों है? राजनीति शास्त्र और कूटनीति का एक बहुत ही सीधा सा नियम है। किसी भी देश की विदेश नीति उतनी ही मजबूत होती है जितनी मजबूत उसकी आंतरिक राजनीति होती है। पाकिस्तान हमेशा से यह चाहता रहा है कि भारत आंतरिक राजनीतिक मतभेदों, राज्य और केंद्र के बीच के टकरावों और क्षेत्रीय विवादों में उलझा रहे। जब एक राज्य की सरकार केंद्र की नीतियों का विरोध करती है, तो देश के अंदरूनी मोर्चे पर एक वैचारिक लड़ाई चलती रहती है। लेकिन बंगाल में 206 सीटों की प्रचंड जीत ने भारत के राजनीतिक मानचित्र पर एक ऐसी एकजुटता पेश की है जिसने इस्लामाबाद के कई थिंक टैंक्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तानी अखबार इस बात को बखूबी समझते हैं कि बंगाल फतह करने के बाद भारतीय नेतृत्व अब आंतरिक तौर पर और भी ज्यादा मजबूत और बेफिक्र हो गया है। जब केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्यों का पूरा समर्थन मिलता है, तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े और कड़े फैसले बहुत आसानी से ले सकती है। पाकिस्तान की घबराहट इस बात को लेकर है कि आंतरिक मोर्चे पर मिली इस अपार सफलता के बाद भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों और अपनी सीमाओं पर पहले से भी ज्यादा आक्रामक और मजबूत रुख अपना सकता है। एक एकजुट और राजनीतिक रूप से स्थिर भारत पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक मोर्चे पर हमेशा एक बड़ी चुनौती होता है। राजनीति और सुरक्षा के अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की धुरी माना जाता है, तीस्ता नदी के पानी का बंटवारा। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से की खेती काफी हद तक तीस्ता के पानी पर निर्भर है। सालों से केंद्र सरकार और बांग्लादेश इस पानी के बंटवारे पर एक समझौता करना चाहते थे, लेकिन भारत के संघीय ढांचे के अनुसार जल राज्य का विषय होता है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के किसानों के हितों का हवाला देते हुए इस समझौते पर अपनी सहमति नहीं दी थी, जिसके कारण कूटनीतिक स्तर पर यह मामला पिछले एक दशक से अटका हुआ था। अब जब बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो गया है और राज्य व केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है, तो ढाका के कूटनीतिक हलकों में यह उम्मीद जगी है कि शायद अब तीस्ता विवाद का कोई सर्वमान्य हल निकल सके। हालांकि नई राज्य सरकार के लिए भी यह आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें भी अपने राज्य के किसानों का हित सबसे ऊपर रखना होगा। लेकिन बातचीत का जो दरवाजा सालों से बंद पड़ा था, उसके अब फिर से खुलने की प्रबल संभावना बन गई है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो अगर सुलझ गया तो भारत बांग्लादेश के रिश्तों को एक ऐतिहासिक ऊंचाई पर ले जाएगा। इन सब राजनीतिक सरगर्मियों के बीच
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक रिश्ते कितने गहरे हैं। पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर एशिया के सबसे बड़े जमीनी बंदरगाहों में से एक है, जहां से हर दिन करोड़ों का व्यापार होता है। केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंचने का एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। नई सरकार आने से क्रॉस बॉर्डर व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी। बांग्लादेश का कांपना जैसी बातें सिर्फ सनसनी हैं। हकीकत में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हैं और नई सरकार घुसपैठ रोकने के लिए जो भी कड़े कदम उठाएगी वो नियमों के दायरे में और एक सुरक्षित सीमा के लिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। क्या आपको लगता है कि इस महापरिवर्तन से घुसपैठ की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? कमेंट्स में बताएं। वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही फैक्ट चेक खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, जल्द मिलते हैं। जय हिंद।